रूस में एक महिला कोमा में होती है। वो करीबन 13 साल की उम्र से और 27 साल तक की उम्र तक कोमा में ही रहती है। जब घर की एक जवान बेटी कोमा में रहती है, लेकिन वो जब 27 साल की हो जाती है तो फिर एकदम से अचानक से कैसे कोमा से जाग उठती है। क्योंकि हमने सुना है और साइंस भी कहती है कि ज़्यादा दिन बीतने के बाद अगर इस लंबी नींद से इंसान नहीं उठता है तो वो फिर कभी भी नहीं उठता, वो उठ ही नहीं सकता। अब इसी पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि एक लड़की जो 13 साल की उम्र में कोमा में जाती है एक हादसे के कारण, और वो जब 27 साल की हो जाती है, जब वो कोमा में से कैसे जाग सकती है। इस पर दोस्तों कई रिसर्च की गई, कई चीज़ों की तर्क दी गई, अपने अपने हिसाब से सबने सब कुछ रखा, लेकिन जो उस लड़की ने सबके सामने रखा ना, वो आप लोगों को हैरान कर देगा, आप लोगों को मजबूर कर देगा सोचने पर कि क्या ऐसा भी हो सकता है। ईश्वर में आस्था बढ़ना एक अलग बात है, लेकिन कुछ चीज़ों के प्रमाण या साक्ष्य मिलना ये एक दूसरा पहलू हो जाता है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारे कर्म क्या हैं और हम किस आधार पर चल रहे हैं और किस दिशा में चल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारे YouTube चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से। और दोस्तों, आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे थे कि आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसे हो। तो अब तबीयत में सुधार है, हालांकि सुधार तो है, लेकिन मैं लिख नहीं पाती हूँ कुछ ज़रूरी कारणों की वजह से। अब कारण भी आपको दिखा दूँ, क्योंकि मुझे ड्रिप लगती हैं और कुछ दिन और रुक जाइए, मैं आपको बीमारी भी बताऊंगी और आप लोगों को एक ऐसी जानकारी दूंगी कि कभी भी ज़िंदगी में ऐसी गलती आप लोग मत करना। और दूसरी बात, जो मेरे परिवार ने मुझ पर प्यार लुटाया है ना, मैं आप सभी की बहुत ऋणी हूँ। केवल एक बार मैं ठीक हो जाऊँ, स्वस्थ हो जाऊँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि जितना प्यार तुम लोगों ने, या तुम जो मेरी बहन, माँ जो भी हैं, उन्होंने मुझे भर भर कर प्यार दिया है। तो मैं तो कुछ नसीब लेकर ऊपर से आई हूँ, शायद तभी मेरी तबीयत जल्दी से ठीक हो रही है। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं बहुत आभार करती हूँ कि आप इतनी चिंता मेरे बारे में करते हो। दोस्तों, अब आपको इस वीडियो की तरफ लेकर चलती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी के झगड़े हैं, हमेशा चलते रहते हैं। कभी हमारे पास हैं, कभी किसी और के पास रहते हैं। ये ज़िंदगी के वो पहलू हैं जिनसे हमें भुगतना ही पड़ता है। देखो, ये चीज़ें चलती रहती हैं। अब दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं। रूस में एक ओल्गा नाम की लड़की होती है। ओल्गा बहुत खूबसूरत थी और अपने माँ बाप की एक लौती बेटी होती है। ओल्गा को पाकर ये परिवार बहुत खुश हो जाता है और ओल्गा करीबन 1993 में ऐसी रही होंगी, करीबन 13 साल की। सन 1993 में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और ओल्गा मरते मरते बच जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि ये लड़की अपने घर में बहुत मौज मस्ती से रहा करती। माता पिता बहुत अमीर थे, पैसों की कोई कमी नहीं होती है। ओल्गा अपने स्कूल के ट्रिप में जा रही थी। ट्रिप में जाते वक्त उनकी जो बस होती है, उनका भीषण एक्सीडेंट होता है। उस बस में करीबन गिने चुने बच्चे थे, ये कहीं घूमने जा रहे थे। अब गिने चुने जब बच्चे होते हैं, इनमें से 2 बच्चों की ऐन मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों, ओल्गा जो होती है तीसरी, इसको दिमाग के तौर से सर में इसके बहुत ज़्यादा चोटें आती हैं। इसके कारण ओल्गा को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। वहाँ पर सारे कानूनी कार्रवाई की जाती है कि भाई बस को किसने ठोका है, क्या हुआ है। हर देश के अपने अपने नए नए कानून होते हैं। तो ओल्गा, जब उनके माता पिता की नज़र अपनी बेटी पर पड़ती है तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। बहुत नाजों से बेटी को पाला था और इसके बाद ओल्गा की माँ कभी किसी दूसरे बच्चे की माँ नहीं बन पाई थी। पिता यहाँ पर प्रार्थना करने लगता है, माँ भी प्रार्थना करने लगती है कि हमारा इस बेटी के बिना इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आप जो भी हो, प्रभु गॉड, इसे सेफ रखना, अच्छे से रखना। यहाँ पर ओल्गा की जो माँ थी, वो अपने धर्म के प्रति बहुत निष्ठावान थी और बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करती है। भारतीय भाषा में आपको बोलूँ, डेली उनका पूजा करना, बहुत सब कुछ करना उनके हिसाब से होता है।
अब यहाँ पर ओल्गा को देखकर उन माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी कि भाई माँ बाप अपने बच्चे को इस हालत में कैसे देख सकते हैं। जब माँ बाप पूरी जानकारी निकालते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि आपकी बेटी 24 घंटे तक भी होश में नहीं आई। कुछ हमें इनकी सिर की ऑपरेशन करने पड़ेंगे, सर्जरी करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, कुछ ऐसी चीज़ें, कई ऑपरेशन होंगे दिमागी तौर पर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंभीर चोट थी। लेकिन ओल्गा के अंदर कहीं ना कहीं धड़कन, दिल की जो धड़कन थी वो चल रही थी। अब डॉक्टर उसे मरा हुआ भी घोषित नहीं कर सकते। यहाँ पर ओल्गा को ट्रीटमेंट पर, मतलब उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है। ओल्गा का इलाज चलता रहता है, माँ बाप प्रार्थना करते रहते हैं। धीरे धीरे वो 24 घंटे भी निकल जाते हैं, 24 दिन भी निकल जाते हैं। 24 दिन तक भी ओल्गा ने आज तक ना ही किसी को, मतलब किसी की तरफ जैसे गर्दन घुमा कर देखा है, न ही किसी से बात की है। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। डॉक्टर कह दिया डॉक्टरों ने कि अब कोई हमारे पास समाधान नहीं है। डॉक्टर इलाज पर इलाज कर रहे हैं। ओल्गा एक लंबे कोमा की नींद में सो जाती है। वो नींद में समा जाती है। माँ बाप की उम्मीद खत्म नहीं होती है। माँ बाप हर तरीके से कोशिश करते हैं, ईश्वर से पूरे दिन प्रार्थना करना, रात प्रार्थना करना कि किसी तरह से हमारी बेटी वापस आ जाए, किसी तरह से हमारी बेटी सही हो जाए। यही सब कुछ चलता रहता है। जो ओल्गा करीबन 13 साल की थी दोस्तों, ये साल, ये महीने बीतते चले जाते हैं, रुत बदलती रहती है, मौसम अपना आकार लेता है, लेकिन ओल्गा कभी करवट नहीं लेती है। ओल्गा 27 साल की हो जाती है। 27 साल तक भी ओल्गा कोमा से बाहर नहीं थी। जब तक उसकी उम्र 27वीं साल में जैसे वो चलती है तो उसकी उम्र बिल्कुल, उम्र बढ़ रही थी बिस्तर पर, हर चीजें हो रही थी, हार्मोन्स के बदलाव शरीर में हो रहे थे, लेकिन ओल्गा कहीं पर भी कोई भी हरकत शरीर से ऐसी नहीं करती है जिससे माँ बाप को संतुष्टि हो सके कि हमारे जो बच्ची है शायद हमारे सामने आ सके। लेकिन ये जो बीच का पल था ना, ये बहुत बुरा था। ओल्गा अपने घर पर थी। ओल्गा के लिए एक नर्स रखी गई। घर में कोई पैसों की कमी नहीं थी। घर वाले बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन कोई उम्मीद नहीं थी। बीच में एक आधी बार ऐसा देखने को मिला जो ओल्गा की नर्स बदलती रहती है। एक नर्स ने ओल्गा को मारा भी था, क्योंकि ओल्गा के शरीर पर निशान थे। वो बता तो किसी को नहीं सकती थी, लेकिन एक बेजान शरीर को कोई कैसे मार सकता है। उस नर्स के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होती है। अब यहाँ पर माँ फूट फूट कर रोने लगती है कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। ये बच्ची कब तक ऐसा रहेगा और कब तक मैं इसको ऐसे देखूंगी बिस्तर पर बड़ा होते हुए, मैं नहीं सहन कर सकती। ओल्गा की माँ अपने पति से बहुत रोती है, लेकिन वो माँ बाप कभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं। यहाँ तक कि डॉक्टरों ने उनके आगे एक ऑफर रखा था कि आप अपनी बेटी के जो अंग हैं वो दान कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बेटी जवान है, इनके अंग बहुत लोगों को नई जिंदगी दे सकते हैं। लेकिन ओल्गा के माता पिता ने साफ शब्दों में कह दिया था कि मैं बिल्कुल भी अपनी बेटी के अंग दान नहीं करूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं 27वीं साल में। 27वें साल में क्या होता है कि ओल्गा की माँ उसके पास बैठी हुई रो रही होती है। तभी ओल्गा की आंख से आंसू टपकता है। ओल्गा की आंख से जब आंसू टपकता है तो वो नर्स को बुलाती है। माँ को एक खुशी होती है कि कुछ ना कुछ मेरी बेटी को एहसास हो रहा है, वरना आज तक ऐसा भी नहीं हुआ। हालांकि हमने देखा है बहुत सारे केसों में कि आंख से आंसू भी आते हैं, कभी कभी पलक भी झपका देते हैं जो लोग कोमा में जाते हैं, लेकिन ओल्गा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। वो जो कि त्यों ही रही थी जब से उसका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन आज ओल्गा ने आंख से आंसू डाला है। तुरंत उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, उसे वहां पर उसका ट्रीटमेंट कराया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि खुशखबरी है, आपकी बेटी शायद एक जिंदगी जी सके। लेकिन डॉक्टरों के मुंह खुले थे, हैरान थे जब वो उसके चेकअप करते हैं बॉडी के, कि एक लड़की बिल्कुल इतनी दूर से नजदीक कैसे आ सकती है, ऐसा हो कैसे सकता है। अब एक तरफ इस पर साइंटिस्ट की रिसर्च चल जाती है कि भाई हम तो कहते हैं कि लंबी नींद है, कोई भी नहीं आया, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। वो अलग खोज करते हैं क्योंकि उन्हें भी तो अपनी तर्क इस पर देनी है। इसके बाद ओल्गा 15 दिन के अंदर बिल्कुल संभल जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी कोमा में होने के बाद भी ग्रोथ कर रही थी। हर चीज बॉडी की उसी तरह से चल रही थी। यहाँ पर डॉक्टर उसकी लंबाई भी नापते हैं, तो वो लंबी हाइट भी लेती है कोमा में पड़े हुए। यहाँ पर सारी चीजों पर रिसर्च की जाती है। ओल्गा
जब अपने होश हवास में आती है तो ओल्गा, अब काफी वक्त बीच कर निकल चुका था, ओल्गा के दोस्त सभी सेट हो चुके थे जिनके साथ वो घूमने गई थी। 2 दोस्तों के बारे में भी उसको बाद में बताया जाता है। अब यहाँ पर ओल्गा एक चीज रखती है। ओल्गा कहती है कि मैं सपने से तो आ गई हूँ, लेकिन मुझे लाने वाले एक बहुत अचंभित व्यक्ति हैं। अब मैंने उन्हें बचपन से देखा है और वो भी मेरे साथ साथ बड़े हुए हैं, और अब उन्होंने कहा है कि अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, अब तुम्हें इस बिस्तर से खड़ा होना होगा। दोस्तों मेरे रुए खड़े हुए हैं क्योंकि मैं बीमार भी हूँ, शायद इस वजह से है, वरना इस स्टोरी को बताते वक्त। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो लड़की एक अजीब जानकारी घर वालों के सामने रखती है। कहती है कि एक गोलमोल सा बालक था, जब मैं कोमा में गई थी, मैं उसी दिन से उसके कांटेक्ट में थी और वो मेरे साथ रहता है हर वक्त। और उस बालक ने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, यानी कि उसके सर पर कुछ बाल ऐसे बंधे हुए हैं, गले में रुद्राक्ष है, मतलब गले में कुछ ऐसी माला है। वो तो पीनट्स कुछ ऐसे वगैरह बोल रही थी, मतलब ऐसे बताती है अपने घर वालों को जानकारी, क्योंकि उस लड़की को कुछ नहीं पता था कि कौन था। वो कहती है कि वो मेरे साथ बड़ा हुआ है और वो मेरी हर जानकारी लेता है, मेरे साथ बहुत निभाया है जितने दिन मैं बिस्तर पर रही हूँ। और उनके साथ मैंने एक जगह को देखा है। वो जगह, वहाँ नदी, एक नदी है बहुत बड़ी, जहाँ पर बहुत सारे लोग मतलब कुछ ऐसा कर रहे हैं कि नहा रहे हैं और बहुत सारी चीजें। वो जितनी भी जानकारी बताती है वो सारी जानकारी हरिद्वार से मिलती है। यहाँ पर माँ बाप जब बेटी की बातों को सुनते हैं तो ऐसा तो बोले यहाँ पर कहीं भी नहीं है। हाँ, नहाते हैं, बीच पर लोग नहाते हैं, सारी चीज़ों को बदलते हैं, वो हर चीज़ को मना कर देती है कि नहीं ये नहीं है। मैंने जो देखा है और जो मुझे बुला रहे हैं, जिन्होंने कहा है कि मेरा जो काम था वो मैंने पूरा कर दिया, अब तुम्हें यहाँ आना होगा। ये दोनों दोस्त होते हैं, यहाँ तक वो लड़की बताती है, ओल्गा जो होती है, कि ये दोनों दोस्त होते हैं जिसके सिर पर रुद्राक्ष मतलब पीनट्स वगैरह, मतलब वो ऐसा बोलती है। यहाँ पर हम तो भोलेनाथ कहते हैं। यहाँ पर जब ये सब कुछ कहती है तो माँ बाप अब इस पर छानबीन करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर इंटरनेट से कुछ फोटो निकाली जाती है नदियों की। जब एक नदी आती है, गंगा नदी, तो वो लड़की झट से वहीं पर मॉनिटर को रोक देती है और कहती है कि माँ, मैं यहाँ पर होकर आई हूँ। जब मैं कोमा में थी तो जो मेरे साथ बड़ा हो रहा था, जो मेरा ख्याल रख रहा था, जिसके साथ मैं हमेशा रहती हूँ, वो मुझे यहाँ पर लेकर गए हैं और मैंने यहीं पर स्नान किया था। कर रहे हैं ना बहुत सारे लोग यहाँ पर स्नान, और वो सारी चीज़ें बताती है। दोस्तों माँ बाप का मुंह खुला के खुला रह जाता है, क्योंकि जिस नदी का उनकी बेटी नाम ले रही थी वो गंगा नदी थी, और वो नदी यानी कि भारत में थी और भारत में हरिद्वार में थी। और वो जिस व्यक्ति के बारे में बता रही है, जिस बच्चे के बारे में बता रही है, वो भोलेनाथ के चिन्ह होते हैं। अब ये माँ बाप को विचलित कर देने वाली बात होती है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, हम कभी भारत गए नहीं, हमने कभी इस नदी को नहीं देखा, तो हमारी बेटी कैसे देख सकती है, जबकि वो 13 साल की हालत में थी, उस वक्त गई थी। दोस्तों ये लड़की खाना पीना छोड़ देती है, कह देती है कि मेरी जिंदगी इसने बनाई है और मुझे सही इसने किया है, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रतिमा भी दिखाई जाती है। तो वो कहती है कि हाँ यही थे, लेकिन ये बच्चे के रूप में थे। अब ये यहाँ पर बैठे हैं, मुझे वहाँ पर ये ज़रूर मिलेंगे, आप लोग मुझे वहाँ पर लेकर चलो, आप मुझे लेकर नहीं चल रहे हो, नहीं देखना मुझे जाते ही पहचान लेंगे। लड़की ऐसी बातें करती है। अब माँ बाप अपनी बेटी को पहले डॉक्टरों के पास ले जाते हैं, साइंटिस्ट कुछ पूछताछ करते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि हो जाता है कभी कभी कोमा में, लेकिन ये बात कैसे हो सकती है, जहाँ पर कोई गया नहीं कोमा में, उस चीज़ को कैसे देख सकते हैं। ये सवाल खड़े होते हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा खड़े होते हैं। कैसे देख सकते हैं, एक कहाँ का बंदा कहाँ रह रहा है। अब यहाँ पर वो बेटी माँ बाप को रहने नहीं देती है। वो कहती है कि आप सोच कर देखिए, आज मैं 27 साल की हो चुकी हूँ, आप लोगों ने मुझे बताया है, लेकिन मैं एक भी दिन नहीं रही। जब मुझे यहाँ पर एहसास होता, जब आप मेरे पास आकर रोती हैं, जब मुझे एहसास भी होता है, मैं आपको देखती हूँ, आप हमेशा रोती थी मेरे पास आकर। जब उस नर्स ने मेरे साथ बदतमीजी की, मुझे मारा, जब भी मुझे महसूस था मुझे गंगा घाटी मतलब वहीं पर जाना है, हरिद्वार पर ही, और मुझे अपने इस दोस्त से मिलना है, क्योंकि जिस दिन से मैं इस दुनिया में मतलब मेरी आंखें खुली हैं, मैं जब हल्की फुल्की थी लेकिन अब मैं इस शरीर में हूँ, तो वो मुझे मिल नहीं रहा है, मुझे वहीं पर जाना है और मुझे देखना है। दोस्तों माँ बाप बच्चे की जिद के आगे हार जाते हैं, घुटने टेकते हैं और वो अपनी बेटी को लेकर हरिद्वार पहुँचते हैं।
वो बावली सी हो जाती है हरिद्वार जाने के बाद। वहां पर भोलेनाथ को देखती है। भोलेनाथ को देखने के बाद वो कहती है, क्या ये हिंदुओं के भगवान हैं? ये मेरे साथ रहे। उसका, मैं यहाँ पर कोई किसी के धर्म पर या किसी पर उंगली खड़ी नहीं कर रही हूं, लेकिन उस ओल्गा का हिंदू धर्म के प्रति मान सम्मान बढ़ जाता है और वो पूजा पाठ पर विश्वास करने लगती है। अब यहाँ पर वो लड़की हरिद्वार में ही जिद करने लगती है कि मुझे तो यहीं पर रहना है। लेकिन माँ बाप कैसे अपनी इकलौती बेटी को छोड़ सकते हैं? उस बेटी को समझाया जाता है। समझाने के बाद ओल्गा हरिद्वार नहाने के लिए आती है, यहाँ से रूस से दोस्तों, और वो अपने भोलेनाथ के प्रति बहुत ही पावन मन से सोचती है और भोलेनाथ को बहुत मानती है। और वो आज भी आती हैं। आपने बहुत सारे लोग वृंदावन में देखे होंगे, हम कहते हैं देखो अंग्रेज आए हैं, आपको ताजमहल पर भी मिल जाएंगे, क्योंकि सभी घूमते रहते हैं। हम दूसरे देशों में जाना एक आम बात हो चुकी है। लेकिन इस स्टोरी पर आप क्या कहना चाहते हो? ओल्गा भोलेनाथ को मानती है, गले में रुद्राक्ष की माला रखती है और यहाँ पर वो कई चीजों को पढ़ती है। उसके बाद क्योंकि उसको पढ़ाया जाता है, 13 साल की उम्र में जितनी पढ़ाई थी उसके आगे उसको पढ़ाया जाता है। यहाँ पर साइंटिस्टों को एक और चीज मिली थी, ओल्गा अपनी पढ़ाई को भूलती नहीं है, जितनी पढ़ाई उसने 13 साल तक की उम्र में की थी। तो दोस्तों ये थी ओल्गा की स्टोरी, जो आज भी हरिद्वार नहाने के लिए आती हैं, लेकिन वो ज्यादा इस पर बात नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? इसलिए नहीं करती हैं, वो कहती हैं कि ईश्वर साक्षात मेरे साथ हैं। अगर मैं उनके प्रति ढिंढोरा पीटूं तो ये मेरा अभिमान होगा। मतलब अभिमान तो भाई सभी करना चाहिए कि हाँ हमारा भगवान से इतना अच्छा नाता है, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं एक अच्छे दोस्त के साथ रहती हूँ। वो भोलेनाथ को अपना दोस्त मानती है और आज तक भी ओल्गा ने शादी नहीं की है। भक्ति भाव करती हैं, अपने पिता के बिजनेस को चलाती हैं और जिंदगी आम जीती हैं। ये थी उस ओल्गा की कहानी जो 13 से 27 साल तक कोमा में रहती है, 13 साल की उम्र से 27 साल तक, लेकिन वो इसके पीछे भोलेनाथ को बताती हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग चमत्कार कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उसके अच्छे कर्म हैं, लेकिन आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि ये सब कुछ क्या है। दोस्तों मैं बीमार चल रही हूँ, लेकिन प्रभु के प्रति आस्था और श्रद्धा हमेशा बनी रहती है। हमारे कर्मों के हिसाब से हमें सब कुछ मिलेगा, ये अटल सत्य है, इसे कोई नहीं हटा सकता या मिटा सकता। ये सच्चाई है, इसको आपको मानना ही होगा और ये जानना ही होगा कि क्या वो शक्ति है जो हमें चला रही है। यहाँ पर कई लोग कमेंट कर देते हैं कि अंधविश्वास, बिल्कुल भी नहीं अंधविश्वास। जो सच है भाई, जो चीजें हमारे सामने हैं उन्हें हम झुठला कैसे सकते हैं, वो तो हमें माननी ही होंगी। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ, तबीयत खराब होने के कारण। कुछ दिन बाद फिर वही से काम शुरू होगा। अब एक वीडियो डालती हूँ, इस पर सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, उसके बाद दोबारा से वही काम शुरू हो जाएगा आप लोगों के साथ। और मेरा परिवार मुझे बताते रहा करो कि आप सब लोग कैसे हैं, क्योंकि जब आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ तो मन हल्का हो जाता है।